हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 16 क्लासेस कर ली है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो क्लासेस जरूर जाके देख लीजिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि इसके बाद अब सीधा क्लास हो और क्लास में अच्छे से मतलब आपको इसका बेनिफिट आपको पता ही है, अब आप देख ही रहे होंगे। तो चलिए, अगर आपने शेयर नहीं किया शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोग रहेंगे तो और ज़्यादा मोटिवेशन में चीज़ें और अच्छी होंगी, क्योंकि आगे चीज़ें और भी अच्छी करनी है आप लोग के लिए। तो आप लोग के लिए अगर इतना सोचा जा रहा है तो आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है? चलिए, पहला शुरू आज हमको क्या करना है? कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री करना है। इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, तो ठीक है? अगर क्लास नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए इसके पहले वाली, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है, तो सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक कौन है? चाइना है। कौन? चाइना है। चीन विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। भारत तथा ब्राजील क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मतलब भारत दूसरे स्थान पर और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। अगर अभी मतलब अपडेट हुआ हो तो अगर यही होगा तो सही है। बाकी मैंने अभी रिसेंट का नहीं देखा है, तो मतलब अभी जल्दी का रिसेंट का अपडेट नहीं किया। तो अगर आप देख लीजिए, अगर कुछ चेंज होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? ये डेट इसका मतलब करंट की जो चीजें हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम को मुख्य रूप से द्वारा उपजाया जाता है। आम को किसके मतलब किसके द्वारा उपजाया जाता है? बिनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। किसके? बिनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। आम को मुख्य रूप से बिनियर ग्राफ्टिंग द्वारा से उपजाया जाता है। यह एक तकनीक है जिसमें एक एक पौधे के ऊतक दूसरे पौधों के ऊतकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं, जिससे दोनों के वाहिका ऊतक आपस में मिल जाते हैं। क्या? जो मतलब दोनों के वाहिका ऊतक हैं वो आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार इस विधि में अलैंगिक प्रजनन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी कृषि प्रणाली का वर्णन करता है जो जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो कौन सा है इसमें? वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि में क्या होगा? इसमें क्या करते हैं कि वृक्ष भी लगा होता है। आप अगर गांव में देखा होगे तो आम का पूरा बगीचा होता है, उसके बाद उसमें और भी फसल होगा मतलब देखो लगाई जाती है। तो ये यही कृषि की बात कर रहा है, तो इसमें मतलब इसके साथ फसल भी तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। वैसे भी चीन होगा अभी भी, लेकिन अगर मतलब देखिए देखो, जो मैं आपको करंट वाला डेटा बता रही हूँ, एक बार आप देख के मतलब मुझे कमेंट करिएगा या बताइएगा। मैं आपको ये जो है मतलब कि मतलब ये प्रोडक्शन और ये सब के बारे का मैं एक वीडियो बना कर दूंगी आप लोगों के, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपका सारा रिवीजन जो कौन क्या कितना उत्पादन करता है कैसे क्या, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर करवाना नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं मतलब अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए क्लास मतलब अच्छी से बना दूंगी ताकि आपका मतलब थोड़े ही टाइम में रिवीजन हो जाए सारा, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करके बताइएगा तभी मैं क्लास आप लोग के लिए लूंगी, क्योंकि आपका जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो मेरे क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन से फसल पौधे कीट परागित नहीं है? तो कौन सा परागित नहीं है? धान। धान कीट परागित फसल नहीं है। कीट परागण वाले फूल होते हैं जो एक फूल के पराग कोष से दूसरे फूल को के प्रतिगाक तक परागणों को का स्थानांतरित करने के लिए कीड़ों जैसे मधुमक्खियों, तितलियों, पक्षियों और जानवरों पर निर्भर होता है। पपीता, सरसों, कहवा, सूरजमुखी, आर्किड आदि फसल पौधे कीट परागित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ, रबी और जायद शब्द संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये अरबी के वर्ड हैं। क्या? खरीफ, रबी, जायद जो है अरबी के वर्ड हैं। तो इस आपको पता ही होगा, ये 3 तरह की मतलब फसल की टाइम होता है, उसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खरीफ, रबी और जायद शब्द अरबी से संबंधित है। ये भारत में ऋतुओं के आधार पर उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उसके बाद खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। नेक्स्ट है, जबकि जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन है, तो कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन क्या है? भूमि, हवा और जल है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना इसमें शामिल है। भूमि, हवा और जल कृषि के मुख्य प्राथमिक संसाधन है। इसके अतिरिक्त बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनरी, श्रमिक, जलवायु अनुकूल स्थलाकृति आदि भी
कृषि के लिए आवश्यक है। कोको का उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वैसे हमेशा ही ब्राजील रहता है। तो मैं बता रही हूँ ना, इसमें बहुत सारी चीजें करंट का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आप खुद देख लीजिए कितना पूछा गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके लिए एक क्लास सेपरेट क्लास ले आ दूंगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय या उद्भव कहाँ से हुआ है? चाय का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो चाय का उद्भव कहाँ से हुआ है? चाइना से हुआ है। कहाँ से? चाइना से। चाय का उद्भव चीन से हुआ है। था प्रचलित कहानी मुताबिक चीन के शासक सेंगनुंग ने, कौन? सेंगनुंग ने चाय की खोज की थी। उल्लेखनीय है 1610 ईस्वी में डच व्यापारी चाय को चीन से यूरोप ले गए और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया का पेय पदार्थ बन गया। भारत में चाय पहली बार सन 1834 में अंग्रेज लेकर आए थे, ठीक है, 1834 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दलहन एवं तिलहन दोनों के रूप में किया जाता है? तो किसका? सोयाबीन का। सोयाबीन का मतलब दलहन और तिलहन दोनों के रूप में किया जाता है। मतलब इससे तेल भी निकाला जाता है और इसमें दाल भी इसकी मतलब खाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मोटे अनाज का राजा कहा जाता है? तो मोटे अनाज का राजा किसको कहते हैं? सोरघम। चारा होता है, सोरघम को मतलब मोटे अनाज का राजा कहते हैं। ज्वार ग्रामीणी परिवार का एक फसल है। ये मतलब ज्वार या ग्रामीणी परिवार का एक फसल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है इसमें? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। तो कार्बोहाइड्रेट रिच मतलब वो है। इसे मोटे अनाजों का भी राजा कहा जाता है। इसका मुख्य घटक स्टार्च है जो अन्य अनाजों की तुलना में अधिक धीरे पचता है। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का देखो याद रखिएगा, मक्का अनाजों की रानी है और जो सोरघम या वो जचार है ये राजा होता है मोटे अनाजों का। नेक्स्ट है, पूसो स्नो बाल फूल गोभी का एक प्रकार है। किसका? फूल गोभी का एक प्रकार है पूसा स्नो बॉल। पूसा स्नो बॉल फूल गोभी का एक, देखो फूल गोभी जो होती है बॉल की तरह होती है ना, तो उससे आप थोड़ा सा मतलब ऐसे जोड़ लीजिए ताकि आपको याद रहे। पूसा स्नो बॉल फूल गोभी का एक प्रकार है, किस्म है, या देर से तैयार होने वाली किस्म है और ठंडी के मौसम के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फलों की फसल नमक संवेदनशील है? तो कौन सी है? खजूर है। कौन? खजूर। खजूर फसल अत्यधिक नमक संवेदनशील है या एक उष्णकटिबंधीय फसल है। क्या? उष्णकटिबंधीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम फिनिक्स डेक्टा इलिफेरा है। इसका उपयोग वजन कम करने तथा एनर्जी बढ़ाने के लिए आदि में किया जाता है। क्या? खजूर का। लेकिन मिश्र खेती क्यों होती है? तो मिश्र खेती क्यों होती है? व्हाट इज मिक्स फार्मिंग? मतलब मिक्स फार्मिंग क्या होता है? तो मिक्स फार्मिंग क्या होता है? पशुचारण और खेती का सामंजस्य। मिश्र कृषि एक ऐसी कृषि विधा है जिसमें भूमि के एक ही टुकड़े पर फसल उगाने के अतिरिक्त कई कृषि गतिविधियों होती हैं। इसमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि कृषि गतिविधियों का एक साथ ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण प्राचीन खेती के प्रकार में उपयोग में नहीं लाया गया है? तो कौन सा नहीं लाया गया है? थ्रेसर। थ्रेसर जो है ये प्राकृतिक खेती में यूज नहीं किया जाता, प्राचीन खेती में इसका नहीं यूज किया जाता। बाकी कुदाल, खुरपी, खुदाई की छड़ी ये सब का यूज किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फसलों में से कौन सा सबसे कम जल दक्ष है? तो कौन कम जल दक्ष है? शुगर केन मतलब कम वाटर लेता है। बाकी ये सब पर्ल मिलेट्स, सूरजमुखी, अरहर ये सब का जल की मात्रा ज्यादा मतलब ज्यादा होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कौन सा देश प्याज में सबसे बड़ा निर्यातक है? तो प्याज का निर्यातक कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन हो जाएगा, प्याज का निर्यातक भारत है। कौन? भारत है। जाहिर सी बात है भारत ही होगा क्योंकि यहाँ प्याज मतलब हर सीजन में खाया जाता है और मतलब होता भी है। प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। प्याज अपने पाक प्रयोजनों और औषधीय मूल्य के लिए विश्व भर में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। भारत में प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर है। मतलब भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। विश्व में रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश है तो कौन है? थाईलैंड है। थाईलैंड सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। ये थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि रबड़ का वो जो मतलब उसके उगने की जो वो होती है मतलब जो वो होती है कि कैसे मतलब किस किस कंडीशन में उगता है, तो इस पे भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या होगा? विश्व में में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश थाईलैंड है। इसके बाद क्रमशः इंडोनेशिया, वियतनाम का स्थान है। रबड़ एक सुसंगत लोचदार ठोस पदार्थ है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों के लैक्टेस से प्राप्त होता है। इन पेड़ों की वृद्धि के लिए लेटेराइट, जलोढ़, दलछटी और गैर लेटेराइट लाल मिट्टी की उपयुक्त होती है तथा कम से कम 100
वर्षा दिनों के साथ 20 सेंटीमीटर से 34 सेंटीमीटर का तापमान सीमा उपयुक्त होती है। भारत में केरल राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। कौन? केरल राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यातव्य है कि भारत में पहला रबड़ बागान वर्ष 1895 में केरल की पहाड़ी ढलानों पर स्थापित किया गया था। इनसे विश्व में भारत का कॉफी का समग्र उत्पादन है 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदिम निर्वाह खेती से किस पर निर्भर कर नहीं करती है? तो मानसून है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता है, अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयुक्तता है, प्रयोग किए जाने वाली उर्वरक के प्रकार हैं। तो ये डी हो जाएगा क्योंकि उर्वरक का यूज नहीं होता प्राकृतिक खेती में, बाकी और सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिट्टी रहित खेती का निरूपित करता है? तो कौन सा है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो है मिट्टी रहित खेती का निरूपण मतलब करता है। ये हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा हाइड्रोपोनिक्स मतलब इसमें सही हो जाएगा। मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जल कृषि तकनीक में वियोजित पोषक तत्वों जल मतलब वाले जल में बिना मिट्टी के पौधों को संवर्धन किया जाता है। इन पौधों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे पानी की बचत भी होती है। नेक्स्ट है धान की उपज। धान की उपज में क्या हो सकता है? तो धान की उपज में क्या हो सकता है? ज्यादा तापमान, ज्यादा नमी। धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु दशाएं उष्णार्द्र प्राकृतिक की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में ज्यादा तापमान तथा ज्यादा नमी अनुकूल होती है। धान उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हाँ मतलब अभी भी ये कंडीशन है, धान में जो है मतलब चाइना आगे है, उसके बाद इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित वाक्य में गहन निर्वाह फसल के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो गहन निर्वाह उसके लिए कौन सा कथन है सही नहीं है इसमें? ये प्रयोग में होता है कम जनसंख्या वाले इलाकों में, ज्यादा मात्रा में जैव रासायनिक इनपुट में सिंचाई इस्तेमाल होती है। उसके बाद क्या ये गहन मेहनती खेती है, किसान सीमित जमीन से ज्यादा उत्पाद ले सकते हैं। तो इसके क्या हो जाएगा? ए जो है गलत हो जाएगा। ए में क्या है? ए में पहला क्या है मतलब ये प्रयोग में होता है कम जनसंख्या वाले इलाके, नहीं ज्यादा जनसंख्या होती है। गहन मतलब होता है, गहन से वैसे भी आप लगा लीजिए आइडिया की मतलब ज्यादा जनसंख्या की बात हो रही है। कृषि एक प्रकार है जिसमें जमीन में भू क्षेत्र पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव मतलब जहाँ पर बहुत अत्यधिक जनसंख्या दबाव होता है उस वहाँ जो है गहन निर्वाह कृषि एक प्रकार का समस्त कृषि है, जिसमें कृषकों को निम्न आय के कारण मानव श्रम अधिक लगता है। इस कृषि पद्धति में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद व सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, शिखर कली क्यों हटाया जाता है चाय की खेती में? तो इसमें क्या हो जाएगा? शाखा बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए। मतलब कि जो चाय के ऊपर का जो होता है वही निकाला जाता है, उसके बाद फिर और ग्रो करता है, तो इसीलिए इसका यूज मतलब उसको निकालते हैं। नेक्स्ट है, नीचे से कौन सी वाणिज्यिक खेती का प्रकार नहीं है? तो इसमें कौन सा वाणिज्यिक खेती का प्रकार नहीं है? गहन निर्वाह कृषि जो है वाणिज्यिक खेती का प्रकार नहीं है, बाकी सारी मतलब वाणिज्यिक खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी निर्धारित पंक्ति पद्धति के बिना एक ही समय पर दो या अधिक फसलें उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती या मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद और उर्वरक, गर्म आर्द्र जलवायु, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा सिंचाई द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है? इसमें क्वेश्चन इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। वैसे इंग्लिश वालों के लिए भी मतलब है, जैसे मैं जब तक हिंदी पढ़ रही हूँ इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बाकी मैं पढ़ रही हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, प्लेंटी ऑफ मैन्योर्स and fertilizers, hot moist climate, about 100 centimeter rainfall and assured supply of water by irrigation। तो इसमें क्या हो जाएगा? गन्ना, शुगर केन इसका ऑप्शन हो जाएगा। गन्ने का फसल को अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद और उर्वरक, गर्म आर्द्र जलवायु, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा, मतलब गन्ने के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा लगभग इम्पोर्टेंट होती है। सिंचाई तथा सिंचाई द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। गन्ने का जन्मस्थान भारत को माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक देश है, मतलब भारत दूसरा है, पहला कौन है? ब्राजील है। जैसे कर्तन और दहन कृषि का मिल्पा के रूप में जाना जाता है। कहाँ पे जानते हैं मिल्पा के रूप में? मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। कर्तन मतलब स्लैश एंड बर्न खेती को तो क्या कहते हैं? मिल्पा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं, वर्षा ऋतु में जो मतलब फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहेंगे? वर्षा के टाइम में जो उगाई जाती है
उनको क्या, फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ में जैसे धान, अभी देखिए बारिश में ही धान जो है, धान की खेती होती है ये सब, तो इसमें क्या हो जाएगा, खरीफ की फसल हो, मतलब है मई जून में ही बारिश होती है। इसका क्रॉपिंग पैटर्न भी मई जून में है खरीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में दो अधिक फसल उगाता है तब इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित फसल कहते हैं। नेक्स्ट है खनिज एवं उद्योग, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित देशों में से किसके पास कोई ज्ञात पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है? तो किसके पास नहीं है? जापान के पास नहीं है, बाकी ब्राजील, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इन सब के पास मतलब है। नेक्स्ट है, किस देश में कटे हुए पुष्पों का सबसे बड़ा बाजार है? तो सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी में जो है फूलों का सबसे बड़ा व्यापार होता है। ऊपरी देशों में जर्मनी में कटे हुए पुष्पों का सबसे बड़ा बाजार है। कटे हुए फूलों का व्यापार अरबों डॉलर का वैश्विक उद्योग है। इस उद्योग पर नीदरलैंड काफी हद तक प्रभुत्व है। किसका? नीदरलैंड का प्रभुत्व है। कटे हुए फूलों का 60% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहीं से होता है। नीदरलैंड स्वयं कटे हुए फूलों का एक प्रमुख उत्पादक भी है। सबसे ज्यादा फूलों की बिक्री जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इसके अलावा एशिया के बाजार में 10% होती है। बचे हुए फूल अमेरिका, रूस और सर्बिया के बाजारों में भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम का विशाल भंडार है, तो क्या है? कार्बन के विशाल भंडार हैं। ठीक है, इसमें कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्य के रूप में इंडोनेशिया का मुख्य निर्यात है। इंडोनेशिया मेन एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज, तो इसमें क्या हो जाएगा? तेल और गैस हो जाएगा। तेल और गैस है, मतलब वो इंडोनेशिया का निर्यात पूछा है। मूल्य के रूप में इंडोनेशिया का मुख्य निर्यात तेल और गैस, पाम ऑयल, कोन ब्रिकेट्स, लौह अयस्क आदि है। किसका? इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, तो इराक का सबसे बड़ा तेल किरकुक है। क्या? किरकुक है। किरकुक इराक का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसकी खोज 1927 में बाबा गुरगर में तुर्की पेट्रोलियम कंपनी द्वारा की गई थी। इस तेल क्षेत्र को 1934 में इराक पेट्रोलियम कंपनी द्वारा उत्पादन में लाया गया। इराक के अन्य तेल क्षेत्र मोसुल, रुमैला, जुबैर, याद रखिएगा क्या है? मोसुल, रुमैला, जुबैर, मोसुल, रुमैला, जुबैर, मोसुल, रुमैला, जुबैर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है, तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्वार्ट्ज से। कहाँ से? क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। सिलिकॉन आवर्त सारणी में 14वां तत्व है जो एक अधातु है, जिसका अर्थ है इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण है और यह पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाने वाला ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को। किसको? कोयला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो इसमें मतलब उस ऑप्शन के हिसाब से भारत हो जाएगा, जबकि विश्व में शीर्ष 3 एल्युमिनियम उत्पादक हैं, चीन, रूस और भारत है। चीन, रूस, भारत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कोयला का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा एक कोयला का प्रकार नहीं है? तो सीडेराइट नहीं होता है, बाकी लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट लोहे का मतलब है। तो इसमें सबसे मतलब अच्छा एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस है। नेक्स्ट है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कजाकिस्तान। कौन? कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देश है सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? शरीर फील्ड, लीबिया, दुखन फील्ड, ओमान, तेंगिज फील्ड, कजाकिस्तान, बर्गन फील्ड, कुवैत। तो इसमें दुखम वाला गलत है, ये ओमान में नहीं हो। दुखम कहाँ पे है? दुखम जो है कतर में है। कहाँ? कतर में है दुखम। बाकी शरीर फील्ड लीबिया में है। लेगिज फील्ड कहाँ है? तेगिज फील्ड कहाँ है? कजाकिस्तान। बर्गन फील्ड कहाँ है? कुवैत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेसाइट क्या है? तो एंथ्रेसाइट क्या होता है? अभी हम अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है। तो एंथ्रेसाइट क्या? कठोर और गहरे रंग का कोयला होता है। सबसे उच्च ये एंथ्रेसाइट जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, कोयले की भी कैटेगरी होती है, तो उसके मतलब कार्बन इमिशन के हिसाब से उसको उसको कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज? तो क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। कौन? अभ्रक, माई का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट, हम्बन टोटा पोर्ट इज लोकेटेड इन
मतलब परिवहन के बारे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा, हम्बनटोटा पोर्ट अवस्थित है, तो कहाँ पे हो जाएगा, श्रीलंका में। कहाँ, हम्बनटोटा कहाँ पे है, श्रीलंका में। नेक्स्ट है, स्वेज नहर भूमध्य सागर किससे जोड़ती है, तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्या, लाल सागर, क्या होगा, रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुसान बंदरगाह में स्थित है, बुसान बंदरगाह कहाँ, दक्षिण कोरिया में स्थित है। कौन, बुसान बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नहर मार्ग के माध्यम से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, तो किससे हो जाएगा, स्वेज नहर से। नेक्स्ट है, इसमें मतलब 12% स्वेज नहर के माध्यम से ही व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः स्थलीय जलमार्ग की पहचान की जो बेसल में रोटरडैम तक नव्य है, मतलब जो बेसल से रोटरडैम तक मतलब चलता है, वो कौन सा जलवाहन मतलब जलमार्ग है, तो कौन सा हो जाएगा, राइन वाटर जलमार्ग, राइन वाटरवे, मतलब जो राइन नदी है ना, उसके ऊपर जो है जलमार्ग बना हुआ, उसी का बारे में पूछा है। तो इसमें इस नदी के प्रवाह बेसिन में कौन कौन सा है, फ्रांस, जर्मनी, कौन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, इटली, लिंचेस्टाइन, लग्जमबर्ग, बेल्जियम में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा पार महाद्वीप रेल मार्ग कौन सा है, तो कौन सा है इसमें, पार साइबेरियन रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, मैप लाइन्स, मानचित्र रेखाएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मापनी विधि सार्वभौमिक विधि है, तो कौन सी विधि सार्वभौमिक है, प्रतिनिधि भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, क्या, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस है। मापनी विधि सार्वभौमिक विधि है, यह मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। मापनी में व्यक्त इकाइयों का उपयोग न इस विधि को सबसे उपयुक्त बना दिया है। नेक्स्ट है, मापनी में गणक किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, मानचित्र दूरी, मैप डिस्टेंस का यूज करता है। नेक्स्ट, समोच्च रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो ऐसे स्थानों को जोड़ती है जिनका बराबर होता है, तो क्या होता है, ऊंचाई बराबर होती है, इवैल्यूएशन बराबर होती है, ऊंचाई बराबर होती है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, 180 लॉन्गिट्यूड, देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्ट्रेट्स, जल डमरू मध्य। इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाए, किन ग्रहों के चारों ओर वलय नहीं है, तो किसके चारों ओर वलय नहीं है, मतलब वलय नहीं हो जिनमें है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा वलय, मरकरी में वलय नहीं है, बाकी सब में वलय है। मतलब मरकरी में, और मतलब पूछा है कौन कौन से में, तो बी और सी में। बुध सूर्य का सबसे नजदीक सबसे छोटा ग्रह है, इस ग्रह के चारों ओर कई वलय नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र, पृथ्वी, वरुण और मंगल ग्रह के चारों ओर भी वलय नहीं पाया जाता, जबकि अरुण और बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मतलब मिलाना है, तो इसमें क्या है, सुनामी, निश्चित पथ से होकर गुजरने वाली जलधारा, मजबूत भूकंपीय तरंगे, जल का सर्वाधिक रूप से उठना और गिरना, बृहत्तर झील। तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्वार जो है सर्वाधिक रूप से उठना और गिरना है, ये 3 में हो जाएगा डी में। सुनामी क्या हो जाएगा, मजबूत भूकंपीय तरंगे। उसके बाद क्या है, कैस्पियन सागर, एक निश्चित पथ से होकर गुजरने वाली जलधारा, महासागरीय धारा, ये हो जाएगा। और कैस्पियन सागर कहाँ पे है, तो कैस्पियन सागर क्या है, लार्जेस्ट लेक है, बृहत्तर झील है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए में 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का जल सहभाजन संधि के बीच है, फरक्का मतलब किसके किसके बीच है, तो फरक्का किसके बीच है, ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। तो किसके, फरक्का जल सहभाजन संधि भारत और बांग्लादेश के बीच है, किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। फरक्का परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। ग्रीष्म ऋतु में हुगली नदी के बहाव के निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी में के पानी के एक बड़े हिस्से को फरक्का बांध द्वारा हुगली नदी मोड़ दिया जाता है। इस पानी का वितरण के लिए भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है फरक्का डैम को लेके। नेक्स्ट है, पाक जल डमरूगढ़ के बीच स्थित है, द पाक स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन, तो किसके किसके बीच है, पाक जल, तो ये हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्स में इसमें क्या है, मिलाने के लिए दिया है एनर्जी रिसोर्स में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जलमंडल, भूजल, सतह जल, भूपर्पटी ऊर्जा, मिट्टी और चट्टान, रेडियंट ऊर्जा, रेडियो तरंगे और एक्सरे, तापीय ऊर्जा क्या है, उष्मा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा इसमें नवीकरणीय स्रोत है, बायोमास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा उत्पादन की शब्दावली
में बायोमास को कार्बनिक पदार्थ या जीवित जीवों के अपशिष्ट से बने ईंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनवीनीकरण का ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन है इसमें? जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्वरूप अपने दोहन एवं उपयोग की प्रक्रिया में कम से कम पर्यावरणीय प्रदूषण करते हैं? तो कौन है? सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरणीय योग्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस है, दक्षिण अमेरिका का अमेजन क्षेत्र एवं अफ्रीका का कांगो क्षेत्र किस भूमध्य सागर में स्थित है? कहाँ? भूमध्य सागर में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अवतरण के अनुसार मंगल ग्रह को व्यक्त करने के लिए किस पद का उपयोग होता है? तो किस पद का यूज हो? स्थल खेती, टेराफॉर्मिंग का यूज होता है। पृथ्वी के अवतरण के अनुसार मंगल ग्रह का व्यक्त करने के लिए टेराफॉर्मिंग पद का प्रयोग होता है। यह एक काल्पनिक प्रक्रिया है जिसमें मंगल ग्रह का मनुष्यों के रहने योग्य बनाया जा सके। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर आवक और जावक सूर्य विकिरण के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कौन सा है? एल्बिडो है। क्या? एल्बिडो को कहते हैं, जो मतलब सन आती है और जाने का मतलब उसके पुनः वापस जाने का। नेक्स्ट है, आम और केला जैसे फल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आम और केला फल किस क्षेत्र से संबंधित है? बी। तो बी उसमें हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित क्रिया अपर्दन का एक प्रकार है, यह किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? बहता जल, रनिंग वाटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूकंपीय लहरों से संबद्ध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पोताश्रय लहर, हार्बर वेव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वनस्पति और नमी का मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट मतलब कितना है? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा है, यही तो पूछा है ना, सही सुमेलित। अच्छा, कौन सा सही मतलब करेक्टली मैच्ड है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों ही मैच है। उष्णकटिबंधीय वन, भारी वर्षा, कटीली झाड़ियां शुष्क होती हैं, घास के मैदान, मध्यम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर वोल्टा का पुराना नाम है? तो क्या हो जाएगा? बुर्किना फासो। अपर वोल्टा बुर्किना फासो का पुराना नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित है? यूएई। बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई में प्रचलित है। नेक्स्ट है, लिखित में से कौन सा लक्षण वल्कनीकरण का उत्पाद है? तो कौन सा क्या है? एटॉल है, प्रवाली जो है वल्कनीकरण का एक वो है, उत्पाद है। नेक्स्ट है, बहिर्जात बल किससे संयोजित होता है? तो किससे संयोजित है? तो वायुमंडलीय, एटमॉस्फेरिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सी तकनीकी भूगोल में कार्टोग्राफी दर्शाती है? तो कौन सी दर्शाती है? नक्शा बनाने का कौशल, मानचित्र बनाने का कौशल तथा इनके सिद्धांतों और विधियों को बना ज्ञान एवं अध्ययन मानचित्र कला कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा बोध अफगान भारत मित्रता के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? सलमा बांध। कौन सा? सलमा डैम। नेक्स्ट है, लिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? तो कौन सा स्थान है? डेड सी, मतलब मृत सागर को सबसे निम्नतम स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक नदी प्रवाह के निचले भाग को कहा जाता है? तो इसके निचले प्रवाह को क्या कहते हैं? नदी तल या रिवर बेड कहते हैं, रिवर बेड कह जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, मतलब पूरा हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। अब हमारी इंडियन ज्योग्राफी आएगी, जिसको भारत का भूगोल कहेंगे। इसको हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं क्योंकि मतलब थोड़ा ही थोड़ा करते हैं। अभी तो एग्जाम का मतलब अभी डेट भी नहीं पता है, क्लियर हो जाएगा तब तक कर लेंगे। और इससे पता है आप थोड़ा थोड़ा कैसे क्या है कि आप जैसे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप ये पीवाईक्यू कर लीजिए जो मैं करवा रही हूँ। आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कमी कहाँ है, फिर से आपको क्या रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सब्जेक्ट वाइज उठाइए क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज है और टॉपिक वाइज है। सबसे बड़ी बात सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है, तो इससे अच्छा आपको पीवाईक्यू सीरीज कहीं नहीं मिलेगी। आपको मतलब इसका बहुत मतलब अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, इसके बाद कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।